वेलकम। चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। और कभी कभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। पर पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और बताएंगे। देखो, कल हम ये बताए थे, पिछले लेक्चर में ये बताए थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मेरे को जरा ये बताना कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न होंगे वो कैसा होगा। तो देखोगे, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से ओरिजिनेट करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से। ये भी चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा। हम पहले जान रहे हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो होता यह है ना कि चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का कोशिश करेगा उस पॉइंट से वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएगा। ये दोनों इनफिनाइट डिस्टेंस तक चलते जाएंगे बट एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो जिस पोजीशन से ओरिजिनेट करता है वो इनफिनाइट डिस्टेंस तक चलते जाता है, मतलब उसका कोई भी लोअर लिमिट नहीं है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। इसमें कहीं भी वो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, हारेगा नहीं। ठीक है, तीसरी बात यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होते हैं जरा ये समझ लेते हैं। तो देखोगे, ये तुम्हारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कोई ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? इसमें आकर घुस जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट करेगा। ठीक है, देखो ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है। किसका डायरेक्शन बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। किधर बता रहा है? तो अगर तुम एक इमेजिनरी सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करो तो ये एरो जो है वो क्या इस सर्किल के सेंटर से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है ना। तो इस तरह के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के केस में देखो, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सब, अगर यहाँ पर तुम एक सर्किल ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी सर्किल, अपने बस ऐसी सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सब सेंटर की ओर जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव केस में, रेडियली इनवर्ड नेगेटिव केस में, मतलब कि इनका अपना डायरेक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो होता ही है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये होता है, हम जानते हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज मान लो 5 कूलम का रहे और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लग रहा हो, रिपल्सन का फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन का, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 न्यूटन अपॉन 5 कूलम बराबर 2 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड होता है प्लस इसका डायरेक्शन होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग दे देना, मेका हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कभी कभी इसको हम लोग क्या सिंपली पोटेंशियल ही बोल दिया करते हैं, तो ये भी लिख लेना, और पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले थोड़ा सा छोटा सा बात समझते हैं। देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएं? अभी बताएं फोर्स पर यूनिट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स कौन सा होता है? तो ये फोर्स होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। मान लो कि एक चार्ज तुम्हारा ये Q1 है, दूसरा चार्ज ये Q2 है। हम Q2 पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, हम कूलम्ब्स लॉ से ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक ना, अपॉन ये चार्ज कौन सा होगा, तो Q2 वाला चार्ज होगा, क्योंकि फोर्स जिस पे लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चार्ज कौन सा, Q2, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल रहे हैं, इस Q1 का निकाल रहे हैं, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अपॉन Q2, Q2 से Q2 जाएगा। इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या मिल गया, 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इस R स्क्वायर को इधर लाते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले आते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जो R स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है किसी दो चार्ज के बीच में, अगर इसको इन्फिनाइट करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना होगा। हम जानते हैं ना कि सम कांस्टेंट है अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में मेरा जीरो हो जाएगा तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो देन R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन जीरो। मतलब R स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर, R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो चार्जेस के बीच में इन्फिनाइट डिस्टेंस है, इसका मतलब ये होता है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इस पे ना आ रहा हो, इसका यही मतलब होता है। मतलब जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया ना, तो हम समझेंगे कि उन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखोगे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, इस सबका चार्ज का अपना अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन हम कुछ ये कर लेते हैं ना कि कुछ इस पोजीशन पे ये चार्ज पे इसका इन्फ्लुएंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब हम ये जान जाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इनफिनाइट डिस्टेंस है। हो सकता है आराम से ध्यान से समझना, जिस जगह पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, उस दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। अब क्या करते हैं ना कि इस पॉजिटिव चार्ज को, ये मेरा मान लो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। इस 1 कूलम यूनिट चार्ज को हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का कोशिश करते हैं। इस यूनिट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए इस चार्ज पे अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, ये चार्ज डिस्प्लेस करेगा ना, ये उठेगा, धीरे 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 इसको लाओ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे आएगा, इस पे फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट याद करो, वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है, हमारा वर्क होता है एफ कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 के बराबर, मतलब वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि हम इस चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। इस चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के दरमियान अपने को इस चार्ज पे वर्क डन किया, और ये जो वर्क डन हुआ इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? मतलब कि क्या हुआ कि अगर किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुम किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे, तो जो उस चार्ज पे बर्डन करना पड़ा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी बात को लिख लेते हैं, ध्यान से समझना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to an electric field is known as potential। हो सकते हैं ना? ठीक है, देखोगे हम पॉजिटिव चार्ज को ही क्यों लाते हैं, नेगेटिव चार्ज को क्यों नहीं लाते हैं? सबके मन में ये सवाल आया होगा। तो जरा ध्यान से समझना, इस चार्ज को यहाँ पे लाने में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हम वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन तुम्हारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा अगर 0 माने तो एफ एस होगा, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं कि किसी नेगेटिव चार्ज का मतलब यूं बोल लो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से काफी कम होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, इसको यहाँ तक लाने में काफी कम वर्क डन होता, काफी कम वर्क डन करना पड़ता, मतलब उतना अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना हम चाहते थे। तो इसीलिए हम नेगेटिव चार्ज को नहीं लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्क डन कम होता है। वर्क डन कम होने का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या होगा? अपना कोई भी टीवी, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन कुछ भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल। अगर समझना है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम किस चीज से करते हैं, तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल V से किया जाता है। कहीं भी V लिखा हुआ मिल जाए फिजिक्स के बुक में तो समझना कि वो क्या है? पोटेंशियल है। तो लिख लोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। अब यह बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखोगे फिजिक्स में एक अच्छी बात यह है ना कि कोई भी फॉर्मूला डेफिनेशन से ही आता है। मतलब कि अगर तुमको डेफिनेशन पता हो तो फॉर्मूला आराम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पोटेंशियल क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज पे किया हुआ वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होगा पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल को तुम V से रिप्रेजेंट करो, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W/Q। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं इसके SI यूनिट पे। तो हम फिर से बोल रहे हैं, अगर पोटेंशियल का SI यूनिट अपने को पता करना होगा तो इसके फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। SI यूनिट, इसका SI यूनिट निकालना है वर्क अपॉन चार्ज। इसका SI यूनिट अपने को निकालना है, इसके फॉर्मूला में जाओगे। वर्क का SI यूनिट क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े होगे, जूल। चार्ज का क्या होता है? कूलम। ये क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं?
वोल्ट बोलते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा वो होगा वोल्ट। तो लिख लोगे इस बात को, लिखोगे इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, और इस वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप समझते हैं इसके नेचर के बारे में। पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल मेरा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो लिखोगे इस बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट में, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। देखो साइंस जो है ना, खास करके फिजिक्स, पूरे साइंस की हम बात करते हैं, हवा में उड़ाने वाली बात नहीं होता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। हम बोल दिए कि पोटेंशियल तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होगा, तुम मान लोगे। क्यों मानोगे, क्यों मानोगे? तो समझते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। देखो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लास 9th में जब पढ़ रहे होगे तो ये चीज पढ़े होगे कि स्केलर इंटू स्केलर हमेशा स्केलर होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर हमेशा वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर इंटू स्केलर, सॉरी वेक्टर इंटू वेक्टर हमेशा स्केलर होगा, वेक्टर इंटू स्केलर ऑलवेज वेक्टर होगा, और वेक्टर इंटू वेक्टर ये भी हमेशा वेक्टर होगा। मतलब कि तुम जब दो सिमिलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा स्केलर देगा। यहाँ देखो, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर। मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से गुना करोगे तो वो क्या देगा, स्केलर देगा। अगर तुम किसी दो डिसिमिलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा वेक्टर देगा। इसका मतलब क्या, क्या कर दिया, वेक्टर इंटू वेक्टर ये भी स्केलर होगा, सॉरी स्केलर इंटू वेक्टर क्या देगा, वेक्टर देगा। ठीक है, यहाँ एक स्केलर को अगर तुम किसी वेक्टर से गुना करते हो तो वो हमेशा क्या देगा, वेक्टर देगा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, इस पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, वर्क इंटू 1 चार्ज लिख सकते हैं। हम क्लास 9th में ये सीखे थे कि जो वर्क डन होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, 1 तो तुम्हारा कोई नंबर है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, फिजिक्स में टर्म्स यूज नहीं होते 1। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताते हैं कि चार्ज मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखो स्केलर इंटू स्केलर, ये हमेशा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो होता है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो स्केलरों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो, ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये जो फॉर्मूला बताया है, किसी में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर की बात कर लेते हैं, जैसे कि अपने को फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स मेरा कैसा क्वांटिटी है। फोर्स हमको नहीं पता कि फोर्स मेरा स्केलर है कि वेक्टर है, लेकिन हाँ इतना पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये भी पता है कि मास मेरा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन मेरा कैसा क्वांटिटी होता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे समझोगे स्केलर इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेक्टर। इसका मतलब फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अब कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल समझ में आ गया होगा तो जरा अब हम ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मेक अ हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल समझ में आ गया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ आराम से एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझोगे, मान लो कि एक क्लस्टर है बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज का, मतलब एक जगह पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इनफिनाइट डिस्टेंस से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ना कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहां से लाएं, फोर्स लगाते हुए, डिस्प्लेसमेंट करते हुए, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट आते हुए, इसको हम इस पॉइंट पे ले आए,
प्लस क्यू पे, मतलब ए पॉइंट पे लिया है, इस पॉइंट पे लिया है, ठीक है। अगर इसी चार्ज को ध्यान समझना, इस चार्ज को इस ए पॉइंट पे लाने में अपने को कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। अगर उसके वर्क डन को हम W1 से रिप्रेजेंट करें, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन के बराबर होता है। इसी चार्ज को अगर तुम यहां से उठाकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे, मान लो ये बी पॉइंट है, इसी चार्ज को यहां से उठाएं, मतलब फोर्स लगाते हुए, डिस्प्लेसमेंट काटते हुए, तो यहाँ पे लाने पे इस पे भी कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो ये वर्क डन को हम क्या मानते हैं, W2 मानते हैं, ध्यान से समझना। तो ये जो वर्क डन का डिफरेंस हुआ ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब कि द डिफरेंस इन वर्क डन टू कैरी आवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट डिस्टेंस टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ गया ना। क्या होता है, वर्क डन में डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के डिफरेंस को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लिखोगे द डिफरेंस इन amount of work done to carry a positive test charge, a unit positive test charge from infinity, from a point to another point in an electric field is known as potential difference, is known as potential difference। ध्यान से सुनोगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्तन का डिफरेंस हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन में चेंज होता है, और चेंज इन वर्क डन को हम हमेशा, या किसी भी चेंज को हम लोग हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन होता है डेल्टा का। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा भी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v, ठीक है। जो मेरा पोटेंशियल का कहानी होगा वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन पर यूनिट टाइम। चेंज इन वर्क डन हमेशा W2 माइनस W1 अपॉन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली इसको वर्क डन अपॉन चार्ज भी लिख सकते हो। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, वोल्ट ही होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा, वर्क अपन चार्ज, वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर, ये भी तुम्हारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नोट में एक बात लिखना, अगर इतना नोट डाउन कर लिए होगे, इसको हम रब कर रहे हैं, नोट में एक बात लिखना। देखो हमारे घरों में जो वोल्टेज हम बोलते हैं ना, वो वोल्टेज कुछ और नहीं होता है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक दूसरे वर्ड में भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में भी बोलते हैं वोल्टेज। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। नोट में इस बात को लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो
दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा, और वो सवाल क्या है, ध्यान समझना, कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, पर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, और चार्ज के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ गया। तो देखो, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं जरा हम तुमको समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। सबके घर में बल्ब होता होगा, स्विच होता होगा। तुम जैसे ही स्विच को ऑन करते होगे वैसे तुम्हारा बल्ब ग्लो करने लगता होगा। इसका मतलब कभी दिमाग में ऐसा आया है कि स्विच के पास से क्या इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज है, जो भी चार्ज है, वो बल्ब तक पहुंचा होगा? तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, मान लो कि इस जगह पे तुम्हारा क्या है, स्विच है, ठीक है। यहाँ से एक वायर गया, वायर जा रहा है, लंबा वायर है, 10 मीटर 20 मीटर का वायर है। यहाँ इस वायर में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तुम जैसे इस स्विच को ऑन करते होगे ना, तो देखो कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है, ग्लो करने लगता है। इसका मतलब क्या, कि क्या यहाँ से जो हम इलेक्ट्रिक करंट इसको दे रहे हैं, क्या यहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है? तो ऐसा बात नहीं है। क्या होता है ना, कि जैसे तुम इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे, मतलब मेन सोर्स से तुम कनेक्ट करोगे, ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण, रिपल्सन के कारण आगे बढ़ेगा और अपना वर्क डन करेगा। तो समझो, यहाँ से इसके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। ध्यान समझना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इलेक्ट्रॉन पे क्यों फोर्स लगा है? क्योंकि यहाँ पर का जो पोटेंशियल था ना वो हाई था, और यहाँ का जो पोटेंशियल था ना वो लो था। अगर मान ले यहाँ का 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने के लिए। तो देखो, हम सिंपली क्या जान रहे हैं, हम सिंपली जान रहे हैं कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस करंट फ्लो करवाने के पीछे कितना मैकेनिज्म हो रहा है। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैकेनिज्म हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में ही कुछ घंटा लग लगता ना। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हुए जाते हैं, मतलब उनका एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता, मतलब कुछ समय लगता। लेकिन जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा है इसके इंस्पायर के अंदर में। दूसरी बात, ये करंट इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि यहाँ पर का जो पोटेंशियल था वो काफी ज्यादा था, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम है। तो एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है, प्लस साथ में पोटेंशियल डिफरेंस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट ही, लेकिन उसका मैकेनिज्म अपने को जानना बहुत जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबको एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से समझना। देखो, न्यूमेरिकल तुम लोग करते रहना, एनसीईआरटी जो भी बुक है, जो भी बुक, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल का क्या रोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल होता है, तो जरा जो पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, उसको समझ लेते हैं। तो मेगा हेडिंग 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। देखो, वोल्ट तुम्हारा क्या है, एक ऐसा यूनिट है। इस ऐसा यूनिट को डिफाइन करने के लिए अपने को इसके फॉर्मूला में जाना होगा। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर 1 वोल्ट अपने को निकालना होगा तो क्या करना होगा, 1 जूल का वर्क करना होगा। किस पे करना होगा, 1 कूलम चार्ज पे करना होगा। तो पोटेंशियल को हम कब 1 वोल्ट बोलेंगे, जब किसी 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का हम वर्क करेंगे, तो जो पोटेंशियल अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसी बात को लिख लोगे, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज 1 volt if 1 joule of work is done on 1 coulomb charge। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो लिखोगे इसी बात को, पोटेंशियल इज
said to be 1 volt if 1 joule of work is done on 1 coulomb चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट कब डिफाइन होगा, जब 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का वर्क डन हम करें तो जो पोटेंशियल अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। अब जो समझते हैं थोड़ा सा आगे की बात, 1 वोल्ट समझ में आ गया, पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हेडिंग देना इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के बाद जब हम इसको पिक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ बैटरी, वायर, बल्ब, रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे। ध्यान से लिखना, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग path which consists of battery, wire, switch, resistance, ammeter, voltmeter is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें बैटरी, वायर, स्विच, रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्टमीटर लगा हो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो जरा इस सबको हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ड्रॉ करना होगा तो अपने को बैटरी कैसा ड्रॉ किया जाता है ये समझ में आना चाहिए, वायर कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आना चाहिए, स्विच कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आना चाहिए। ये समझ लेते हैं पहले, तो थोड़ा सा समझोगे। यहाँ तो एक काम करना, हम यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिख रहे हैं, कौन कौन सा है, बैटरी है, क्या है, और यहाँ पे उसका सिंबल लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल का। देखो एक बैटरी जो होता है ना, बहुत सारे सेल का मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो सेल का सिंबल क्या होगा, इस तरीके से एक सेल का सिंबल होगा, जहाँ पे ये जो बड़ा वाला लाइन है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल वाला बोलेंगे और छोटा लाइन को हम नेगेटिव पोटेंशियल वाला बोलेंगे। बहुत सारे सेल को मिला के कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेल, इसको मिला दो दूसरे सेल से, इसको मिला दो तीसरे सेल से, और इसी तरह से मिलाते जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। बात करते हैं वायर को। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाओगे ना, तो वायर एक स्ट्रेट लाइन से ही हमेशा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब वायर 2-3 तरह का होगा, क्रॉस वायर, ज्वाइंट वायर। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 2-3 वायर है तो उसको हम क्रॉस कैसे कराएंगे, ज्वाइंट कैसे करवाएंगे, समझना। समझते हैं क्रॉस वायर का सिंबल क्या होता है। तो देखो एक वायर ये हुआ, इस पर से अपने को दूसरे वायर को क्रॉस करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे। ठीक ना। ज्वाइंट वायर, अगर 2 वायर को अपने में ज्वाइन करवाना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बैटरी हो गया। बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो अपने को अच्छा समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की बात करते हैं। इस तरीके से इसका सिंबल होता है रजिस्टर का। ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसको आराम से रजिस्टर समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है, और डेफिनेशन में रेजिस्टेंस की जगह पर रजिस्टर लिख लेना। चलो बात करते हैं एमीटर का। ये जो एमीटर होता है ना, इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करेंगे, बीच में ए लिख देंगे, एक तरफ तुम्हारा पॉजिटिव, दूसरी तरफ तुम्हारा नेगेटिव।
बात करते हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर तुम्हारा कैसा होगा, अमीटर के जैसा ही होगा, सेम टू सेम, बस बीच में एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं, हम बात करते हैं स्विच का, ओपन स्विच का। ओपन स्विच का तुम्हारा सिंबल क्या होगा, तो ओपन स्विच का सिंबल तुम्हारा इस तरीके से होगा, ठीक है, ये तुम्हारा वायर। बात करते हैं क्लोज्ड स्विच का। क्लोज्ड स्विच, ये क्लोज्ड स्विच कैसा होगा, इसी को अगर तुम ज्वाइन कर दो, इसको बोलेंगे क्लोज्ड स्विच, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्लोज्ड स्विच, ये तुम्हारा ज्वाइंट है। बात करते हैं की का, की कैसा होता है, ठीक है, तो की का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा। ये सब तुम्हारा कंपोनेंट हुआ एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, ये नाम हो गया और ये उसका सिंबल हो गया। अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है। किसको कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। उस कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ में क्या क्या होगा, बैटरी होगा, स्विच होगा, रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर होगा, अमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा। यह समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बैटरी बना लो, एक स्विच, बैटरी, ठीक है। उसके बाद ये मेरा वायर है, वायर के बाद एक अमीटर लगा लो, अमीटर के बाद एक रजिस्टर लगा लो, ठीक है। इस रजिस्टर के अबाउट एक वोल्ट मीटर लगा लो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, किसको कंडक्ट कर रहा है। अगर ये स्विच को तुम ऑफ कर दोगे, मतलब कि क्लोज स्विच को क्लोज सर्किट बना दोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हुए, इधर से करते हुए वापस इस बैटरी में जाकर घुस जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अपने को इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन 3 चीज को पढ़ना है। पहला रजिस्टर, दूसरा एमीटर और तीसरा वोल्ट मीटर। तो रजिस्टर हम कब पढ़ेंगे, जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम सिर्फ एमीटर पढ़ते हैं और वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। तो मेक अ हेडिंग एमीटर, एमीटर हेडिंग देना, एमीटर देना। अमीटर, देखो ये अमीटर क्या होता है, शायद स्पेलिंग देख लेना। अमीटर क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, अमीटर एक डिवाइस है और ये डिवाइस का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, मेजर करता है। मतलब वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे उसे हम बोलेंगे एमीटर बोलेंगे। किसी वायर से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका मेजरमेंट जिस डिवाइस से करते हैं उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो लिख लोगे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure electric current. It is a device which is used to measure electric current. अब मीटर का भी पता है, सिंबल क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये तुम्हारा अमीटर का सिंबल होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अमीटर होगा वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो अपने को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी इतना समझो कि जो अमीटर होगा वो हमेशा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा। इसका मतलब थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लेना चाहते हो तो मान लो ये तुम्हारा वायर है, ठीक है। अपने को अमीटर इस वायर में लगाना है, फिट करना है, ताकि अपने को ये पता चले कि इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को बीच से काट देंगे, यहाँ पे अमीटर फिक्स करेंगे,
और इन दोनों को एक एंड इस वायर से दूसरे एंड इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये अपने को हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक बात याद रखना कि अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है। इस चीज को लिख लोगे नोट में, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक और तरह का अपने पास डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो समझते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है? तो हेडिंग दे देना वोल्ट मीटर। ठीक है, हेडिंग वोल्ट मीटर। नाम से ही पता चल रहा है वोल्ट मीटर, वोल्टेज को नापने वाला यंत्र, वोल्टेज को नापने वाला डिवाइस, उसको क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। मतलब वैसा डिवाइस जो अपने को वोल्टेज बता दे उसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। समझ में? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, या इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से लिख लोगे, इट इज अ डिवाइस which is used to measure voltage। ठीक ना? वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा? बीच में बस वी लगा दो, इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। एक बात ध्यान से रखना है, इसको हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं। मतलब कि मान लो ना कि ये तुम्हारा वायर है, अगर इस वायर में अपने को वोल्ट मीटर फिट करना हो, कनेक्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? इस वायर को काटेंगे नहीं, बल्कि वोल्ट मीटर का एक एंड इस तरीके से और दूसरा एंड इस तरीके से, और ये तुम्हारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ बीच में वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापेगा। याद रखना, वायर का जो हर पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है ना, वो सेम होता है। वोल्टेज चेंज कब करेगा? जब किसी वायर के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, मतलब कि मान लो यहाँ पे बल्ब आ गया। ठीक है, तो अब ये वायर का जो पोटेंशियल होगा ना, वो डिफर कर जाएगा। मतलब कि कुछ चार्ज जो होंगे वो इसमें वर्क डन करेंगे इस बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज बताएगा ये वोल्ट मीटर। तो इसी बात को नोट में लिख लेना कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तब तक बाय, ध्यान रखो, ख्याल।